पार्ट थर्ड के एएनएफ के फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लॉ इन अकाउंट में हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कैपिटल गेन जो एग्जेम्प्ट होते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज भी उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के बारे में किस प्रकार से एग्जेम्पशन मिलती है इसका अध्ययन किया था। आज हम ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर लैंड में किस प्रकार से एग्जेम्पशन मिलती है यदि किसी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का ट्रांसफ़र असेसी ने किया हो तो उसके संबंध में धारा 54B के अंतर्गत एग्जेम्पशन मिलती है अगर वो उस कंडीशन को फुलफ़िल कर देता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एग्रीकल्चर लैंड दो प्रकार से होती हैं, यानी कृषि भूमि को हमने यहाँ पर आयकर की दृष्टि से दो प्रकार की पूंजी संपत्ति में विभाजित किया है। एक ग्रामीण कृषि भूमि और एक शहरी कृषि भूमि। जब हमने कैपिटल गेन का चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि कौन सी संपत्तियाँ पूंजी संपत्ति मानी जाती हैं या होती हैं और कौन सी नहीं होती। तो ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि किसी ग्रामीण कृषि भूमि का हस्तांतरण किया गया हो तो उससे किसी प्रकार का पूंजी लाभ की गणना नहीं की जाएगी। अब कोई भूमि ग्रामीण कृषि भूमि है या शहरी कृषि भूमि है, ये डिपेंड करता है कि वे कृषि भूमि कहाँ पर स्थित है। यदि वे किसी ऐसे म्यूनिसिपैलिटी के लोकल एरिया में या कंटोनमेंट बोर्ड में है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा नहीं हो तो वो ग्रामीण कृषि भूमि बोली जाती है। यदि पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा हो और 1 लाख से कम हो तो फिर उस लोकल लिमिट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाली भूमि शहरी कृषि भूमि होगी और उसके बाद वाली सारी ग्रामीण कृषि भूमि होगी। यानी कोई भूमि कृषि भूमि कोई ग्रामीण है या शहरी है, ये डिपेंड करता है कि वो उस परिधि में आती है अथवा नहीं। यदि पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा 10 लाख से कम हो तो यहीं पर ये परिधि 6 किलोमीटर की देखी जाएगी और 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन हो तो जो म्यूनिसिपैलिटी की जो लोकल लिमिट है उसके 8 किलोमीटर के दायरे में अगर स्थित है तो वो शहरी कृषि भूमि कहलाएगी, अदरवाइज़ वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाई जाएगी। अब यहाँ पर बात ये तो क्लियर हो गई कि कृषि भूमि जो अर्बन है उसके हस्तांतरण पे होने वाले लाभ के संबंध में जो पूंजी लाभ होंगे वो यहाँ पर कर योग्य होंगे और उसमें करदाता को एग्जम्पशन मिलेगी यदि वे किसी नई कृषि भूमि में अपना विनियोजन कर देता है। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है उनको हम समझ लेते हैं। पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये और बताना चाहूँगा कि यदि किसी कृषि भूमि का, चाहे वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो, उसका कंपलसरी एक्वाइजिशन किया जाए तो उससे किसी प्रकार की पूंजी लाभों की गणना नहीं की जाएगी, वो कर मुक्त माने जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ये हमने इसको समझ लिया है कि जो शहरी कृषि भूमि है उसके ट्रांसफ़र से होने वाले पूंजी लाभों के ऊपर ही एग्जम्पशन मिलती है। ये एग्जम्पशन एक इंडिविजुअल और एचयूएफ को प्राप्त है, यानी इसकी जो अन्य प्रकार के जो करदाता हैं उनको ये कर मुक्ति नहीं मिलेगी। ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही ये कर मुक्ति मिलेगी। उसके बाद इन्होंने कहा कि सच लैंड, इस प्रकार की जो भूमि है, मस्ट हैव बीन यूज्ड बाय इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स और एचयूएफ फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर एट लीस्ट 2 ईयर इमीडिएटली द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। इन्होंने कहा कि इस कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाना चाहिए और ऐसा इस्तेमाल या तो उसके द्वारा या उसके पेरेंट्स के द्वारा, असेसी के पेरेंट्स के द्वारा या एचयूएफ जो फैमिली है उसके द्वारा कम से कम ट्रांसफ़र से 2 वर्ष पूर्व से इस उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो, तभी ये कर मुक्ति मिलती है। आगे कहने का तात्पर्य, आगे इन्होंने ये कहा है कि भाई जो कर मुक्त होंगे वो कब होंगे कि एक्वायर्ड ए न्यू अर्बन और रूरल लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इन इंडिया विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। जैसे हमने 54 के अंदर पढ़ा था कि भाई जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है उसके अंदर आपको विनियोग करना है, तो यहाँ पर भी आपको कोई नई
कृषि भूमि खरीदनी है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एक नया कृषि भूमि एग्रीकल्चर लैंड जो कि इसी उद्देश्य के लिए, एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए ख़रीदी गई हो इंडिया के अंदर, वो अगर आप ख़रीद लेते हैं तो आपको जो पूंजी लाभ होंगे वो कर मुक्त हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से विनियोजन नहीं कर पाया हो, तो जैसे कि हमने 54 में पढ़ा था, 54(1) सबसेक्शन 1 के, भाई अगर वो आय की विवरणी भरने की जो समय सीमा है उसके बिफोर अगर वो उस पूंजी लाभों को या पूर्णतः या अंशतः जो भी है, अगर वो एक नेशनलाइज्ड बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंतर्गत जमा करा देता है तो उसे ये कर मुक्ति या एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है कि कब तक उसको ख़रीदना है, विदिन 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लैंड। ऐसी भूमि को हस्तांतरित करने के जो उसने करा है उसके 2 साल के अंदर अंदर कोई नई कृषि भूमि, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो, वो ख़रीद ली जानी चाहिए। कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्टेड लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो भी उसने विनियोजन किया है वो कर मुक्त हो जाएगा। अगर उसने मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक करदाता को 10 लाख रुपए के पूंजी लाभ हुए थे और उसने 15 लाख रुपए का विनियोजन कर दिया तो पूरे के पूरे कर मुक्त हो जाएंगे। अगर मान लीजिए उसने 5 लाख रुपए का विनियोजन किया है तो 10 लाख में से 5 लाख रुपए इस प्रकार से कर मुक्त हो जाएंगे और 5 लाख रुपए के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। कुछ इसमें टैक्स पॉइंट भी हैं कि जैसे आपको कहा गया है कि न्यू एग्रीकल्चर लैंड मस्ट नॉट बी सोल्ड विद इन द 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वाइजेशन। अगर करदाता ने जो नई कृषि भूमि खरीदी है उसको 3 साल के अंदर हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। अगर नहीं तो अगर वो कर देगा तो जो भी जिस प्रकार के भी पूंजी लाभ हुए हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, वो वापस टैक्सेबल हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको ये भी बता दें कि जो पूंजी यहाँ पर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में यदि करदाता ने कोई राशि जमा कराई है तो ट्रांसफ़र जो पूंजी संपत्ति ट्रांसफ़र की है उससे विदिन 2 ईयर्स उसको ऐसी जो जमा की गई राशि है उसका विनियोजन कृषि कार्य में नई भूमि खरीदने हेतु किया जाना बहुत आवश्यक है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा और 2 साल एक्सपायर हो जाएंगे तो उसके पश्चात जिस वर्ष वो एक्सपायर होंगे उस वर्ष में ऐसी जमा कराई गई राशि वापस कर योग्य हो जाएगी। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। धन्यवाद।